फॉर्चुनेटली मेरा पोर्टफोलियो सर अभी तो मतलब एकदम 0-0 है, मतलब लोअर भी नहीं है, हायर भी नहीं है। आज तो मैं भी नेगेटिव में आ गया यार, मैंने अभी देखा मार्केट बंद होने के बाद। अच्छा, आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। ये आई थिंक कोई और स्क्रीन शेयर कर रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा। किसका स्क्रीन शेयर है? डॉक्टर नीलेश, आप बंद करेंगे तो ही मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँगा। डॉक्टर नीलेश, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ, थैंक यू। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है सर। ओके, तो लास्ट हमने यहाँ पे छोड़ा था। दिस वॉज सर योर, रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ रिकॉर्डिंग आई एम ऑल्सो डूइंग एंड टेलीग्राम रिकॉर्डिंग बोथ अराउंड, या बोथ अराउंड। सो लास्ट हमने यहाँ पे छोड़ा था, वी वर फर्स्ट वी डिड द कॉर्ड, देन वी डिड उसमें अच्छा खासा काम, देन वी took one step forward. Now this would be not a long session at a stretch. I will keep it short and we will do multiple connects. So मतलब एक साथ ही सब कुछ सारा हम ओवरलोड नहीं करने के मूड में हैं, तो छोटा छोटा करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली से 1 hour और सो, एंड वील डू 3 parts 4 parts, जितने भी पार्ट्स लगे, दैट इज़ नॉट द क्राइटेरिया. So I hope by now everybody is familiar with what COT is, how it works, what are the last traders, what are the rules, how do we need to go by it, and what are the different things. So I will give you a glimpse of what the trading view template we have to set up. That is number one. Then we will go and look at all the bits and pieces of the template. मैं ज़्यादातर ट्रेडिंग व्यू और चार्ट पे ही फोकस करने के लिए थोड़ा सा कोशिश करूँगा, बिकॉज यहाँ पर जितने भी ज़्यादा लोग हैं वो ज़्यादा ट्रेडिंग एस्पेक्ट्स के अंदर हैं. हम लोग कोई फंडामेंटल्स के अंदर कोई मतलब ऑपरेशन नहीं करेंगे. वी विल नॉट गो एनीथिंग वेरी डीप इनटू फंडामेंटल्स, बट वी विल ट्राई एंड गेट सम आइडिया कि एक आम इंसान कोई भी जब आइडिया हमारे को टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से या किसी भी ग्रुप से आता है, तो उसको हम कैसे कुछ ही मिनटों के अंदर फ़िल्टर आउट कर सकें और उसके ऊपर एक अपना एक सेंस बना सकें कि दिस आइडिया इज़ गुड और इट इज़ नॉट गुड टू गो. सो दिस इज़ द फर्स्ट टेम्पलेट. आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा खिचड़ी टाइप लगेगी यहाँ पर. मैंने दिस इज़ माई फर्स्ट टेम्पलेट, राइट. एंड अगर आप लोगों ने ऐसी कोई टेम्पलेट पहले देखी है तो इट्स गुड, और अगर ऐसी कोई टेम्पलेट पहले नहीं देखी है तो दिस वुड बी समथिंग न्यू फॉर यू. एंड दिस वुड बी माई सेकेंड टेम्पलेट. आई विल अगेन ओपन अवंती ओवर हियर, जो मैंने एक जनरली खोल के रखा था. सॉरी, अवंती फीड्स, या. एंड दिस वुड बी माई सेकेंड टेम्पलेट, राइट. तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको कुछ कचरा पट्टी दिख रहा होगा चार्ट के ऊपर, ठीक है. तो दीज आर द टू टेम्पलेट्स विच वी आर गोइंग टू ट्राई एंड यूज़, एंड वी आर गोइंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड सम बिट्स एंड पीसेज ऑफ इट, राइट. तो एनीबडी इज़ गेटिंग द हैंग, हम लोग यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे इसको आगे करेंगे. जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप लोगों को किसी को भी ये देखने से कुछ थोड़ा सा भी आइडिया लगता है या कुछ थोड़ा सा भी समझ आता है. सर फंडामेंटल को टेक्निकल से अपन रिलेट कर रहे हैं. हाँ, कुछ ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें पता है तो अच्छी बात है. सिर्फ इसका यूसेज कैसे करना है उस पर फोकस करेंगे. और अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कोई इतना कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है. अभी सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो चार्ट है वो वीकली चार्ट रहेगा या मंथली रहेगा. मंथली में बहुत स्लो हो जाएगा और इतना पेशेंस मैं नहीं समझता कि हमारे जैसे लोगों में होता है जो ब्रेकआउट्स और चार्ट्स को ज़्यादा फोकस करते हैं. सो दिस इज़ अ वीकली चार्ट. एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप लोग जो कंटिन्यूस एक्टिव रहते हैं उनके अलावा जो लोग नहीं एक्टिव रहते हैं कॉन कॉल्स में बात करने में
कोई प्रॉब्लम है या कतराते हैं, जो भी बात है। तो एक सिंपल चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। आई विल टेक इट वेरी 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 स्लोली एंड आई विल टेक इट बोथ द टेम्पलेट्स एट अ टाइम, राइट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू इज़, हाउ डू यू वैल्यू अ कंपनी? थोड़ा सा फंडामेंटल एस्पेक्ट है कि मेरे बिज़नेस का भाव क्या चल रहा है और उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्या वो महंगा है, क्या वो सस्ता है, क्या वो सही भाव है? तो जो ज़्यादा टेक्निकल्स की तरफ ध्यान देते हैं वो आगे आके अगर इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो हम लोगों को सीखने में थोड़ा सा मदद मिलेगी कि मैं अपनी बिज़नेस को एक वैल्यू कैसे करूं, समझूं कैसे। मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है वो तो रोज़ चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या मेरा धंधा सस्ता है, महंगा है, क्या वो सही भाव पे है? तो कोई ट्राई करना चाहेगा इस क्वेश्चन का? सर उसका अपन वो देखेंगे, पी देखेंगे और इंडस्ट्री का पी देखेंगे और उसका जो वहाँ पे लार्ज जो इसका मेन लीड का पी देखेंगे। और भी लोग और ट्राई ये- करेंगे सर। नीरज सर, आप तो बहुत एक्टिव रहते हो, मैं और भी लोगों को कह रहा हूँ कि ट्राई करेंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोशिश करें। जो लोग चार्ट्स पे एंटरप्राइज वैल्यू से सेल्स को कंपेयर करेंगे। किससे किससे एंटरप्राइज वैल्यू से सेल्स पर ईयर को कंपेयर करके। एंटरप्राइज वैल्यू से सेल्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है, एक तरीका हो गया। और कोई बोलना चाहेगा? गाइस, अगर इंटरेक्टिव नहीं रहेगा, बात नहीं करेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। सर मार्केट प्राइस टू सेल्स थोड़ा देख सकते हैं। मार्केट प्राइस टू सेल्स मतलब मार्केट कैप टू सेल्स की बात कर रहे हैं हम। हाँ, मार्केट कैप टू सेल्स। हाँ, और कोई? किसी को कोई आइडिया? सही हो गलत हो कुछ तो बोलो, सही हो गलत हो वो पॉइंट नहीं है हमारा। कैसे? हाँ, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय द EBIT। वो मैंने चार्ट पे लगा रखा है इसलिए आप वो देख के बोल रहे हो। नहीं सर, एक्चुअली दो कंपोनेंट रहेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगी तो उसके लिए अलग रहेगा। हाँ। सेकंड, अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगी तो उसके लिए वी सी बेसिकली द पी ऑफ द कंपनी। No sir, both your answers are not wrong but not right also. Why I would like to correct you is looking at PE। मैं इंग्लिश में बात करूँ, हिंदी में बात करूँ, ये भी मुझे बता दीजिएगा क्योंकि मैं तो मिक्स में ही चलता हूँ, बोथ ऑफ द थिंग्स। अगर मैं सिर्फ PE को देखता हूँ तो और केवल PE को देखता हूँ तो वो गलत होगा। तो केवल PE को देखने से मेरे को मेरे वैल्यूएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वो इसीलिए PE का मतलब वो होता है जिसके आई थिंक जिसको लगभग सभी लोग समझते हैं। PE का मतलब होता है मेरा आज का प्राइस क्या है, उसका मैं भाग दे रहा हूँ मेरी अर्निंग्स कितनी है, मेरी आमदनी कितनी है धंधे में। मतलब वो धंधा मुझे कितने का मिल रहा है उसको मैं भाग दे रहा हूँ कि मेरी आमदनी कितनी है, उसको PE बोलते हैं। तो क्या ये देख के मेरे को कोई धंधा ले लेना चाहिए? 70 लोग हैं हम कॉल के अंदर और एक्टिव एक भी नहीं है। सर ये डिपेंड करेगा कंपनी के टाइप के ऊपर भी कि कंपनी जो है लाइक अगेन वैसे ग्रोथ स्टॉक है या फिर वैल्यू स्टॉक है। इन केस ऑफ वैल्यू कुछ लेवल तक हम शायद पी के बारे में बात कर सकते हैं, बट जैसे आपने कहा कि ओनली पी के ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते बिकॉज यदि मोट है कंपनी के पास में और मतलब मार्केट साइज भी है, दिख रहा है कि फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है, तो उस केस में शायद उसमें मे भी एक सेंटीमेंट वैल्यू भी ऐड हो जाएगा एंड देन अकॉर्डिंगली शायद आपको उसको वैल्यू देना पड़ेगा। द सेम अब जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसको, ऐसे मैं यूएस मार्केट भी ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे सबको पता है एप्पल और टेस्ला है ना। तो टेस्ला जैसे एक टाइम था जिसको $200 में लोग ले नहीं रहे थे उस शेयर्स को, और उसी शेयर को आज की डेट में वो स्प्लिट के बाद में ऑलमोस्ट $5,000 का शेयर और आज लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो डिपेंड सर एक चीज़ कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना टेक्नो फंडा में, एक चीज़ मैं बार बार सब मेंबर्स बोल रहे थे तो मैं आपको भी वही चीज़ बोलूँगा। $200 के भाव पे कोई टेस्ला को ले नहीं रहता, $500 के भाव पे सब टेस्ला, $5,000 के भाव पे टेस्ला को सब लेना चाहते हैं। ये बोलना ना हमारा थोड़ा सा गलत हो जाता है। हमको क्या फोकस करना चाहिए, मेरी
एक्स मार्केट कैप पे टेस्ला को ले नहीं रहा था और आज की मार्केट कैप पे टेस्ला को सब लेना चाह रहे हैं। अगर आप इसको ऐसा बोलते तो थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड वाइज अच्छा लगता, समझ में आता और प्रेजेंटेबल लगता। अगर हम सिर्फ चार्ट्स में ही सीमित होकर रह जाएंगे तो केवल चार्ट्स ही चार्ट्स करते रह जाएंगे। और अगर चार्ट से हमारे को आगे जाना है, चार्ट्स को इंटरेक्टिव बनाना है और समझना है कि बिज़नेस की वैल्यू क्या है या बिज़नेस क्या है, तो आप उसके प्राइस पर शेयर को ध्यान में नहीं रख के आप उसकी मार्केट कैप की बात करें। दैट इज़ नंबर 1। तो अगर आप ये सेम स्टेटमेंट रिपीट करेंगे और सिंस आप यूएस मार्केट्स ट्रैक करते हैं, आपने बोला, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं टेस्ला की आज की तारीख में मार्केट कैप कितनी है? देख के बता दीजिए, ऐसे कोई याद करने की जरूरत नहीं। नहीं सर, अभी मैं स्क्रीन के सामने नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जस्ट स्कूल तैयार कर रहा था। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, वो कुछ ठीक है। तो क्या हम उसकी प्राइस टू सेल्स देखेंगे, क्या हम उसकी पी देखेंगे? ये सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। बेसिकली प्राइस क्या है? हमारे लिए प्राइस शेयर का भाव है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइस होना चाहिए मार्केट कैप। मार्केट कैप बोला। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, मैं एक्चुअली हम लोग मैं इतना ज़्यादा मतलब फंडामेंटल इसके पहले देखता नहीं, लेकिन एक चीज मुझे लगता है कि मान लीजिए कोई शेयर चल रहा है, चलने के बाद बढ़ गया, तो चलेगा, हम लोग को लगता है कि और बढ़ेगा कि नहीं, इसका भाव कैसा होगा। लेकिन मैं देखा कि वो चलने के बाद अगर कुछ देर अगर वो एवरेज हो जाए, कोई भी मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म कोई मूविंग एवरेज के सामने बहुत कुछ दिन से थोड़ा टाइम वाइज बोलिए, साइड वाइज बोलिए, कुछ भी है, अगर वो एवरेज हो जाए तो हम लोग को लगता है ठीक है, ये भाव तो सबको ठीक लगने लगा, फिर अगर चलना स्टार्ट हुआ तो ये चलेगा। तो भाव को एटलीस्ट हम लोग मतलब मैं ऐसे देखता हूँ कि कुछ चलने के बाद वो एवरेज हो रहा है कि नहीं, कुछ दिन से वो खड़ा हुआ कि नहीं, उसके बाद फिर वो वाला भाव ठीक लगने लगा कि ठीक है अभी इससे तो और चलेगा। तो मैं ऐसा थोड़ा वो टेक्निकल में मैं यही चीज देखता हूँ कि एवरेज हो रहा है कि नहीं। तो एक काम करते हैं सर, अच्छी बात है, आप जैसा देखते हैं ना वैसे अधिकतर लोग वैसे ही देखते हैं। एक काम करते हैं, अगर आप मेरे साथ हैं तो ये जो पार्ट सेशन है इसमें एक काम करते हैं, जब तक ये पार्ट सेशन चलेगा तब तक के लिए भाव को छोड़ देते हैं। भाव है ही नहीं, भाव से हमारे को मतलब ही नहीं है, भाव आपके पास मार्केट खुलता ही नहीं है, ऐसा मान सकते हैं हम। कोई भी कंपनी हो, और अगर मैंने भाव को छोड़ दिया देखना तो मैं स्टॉक को भी देखना छोड़ सकता हूँ। स्टॉक प्राइस, ये मेरा स्टॉक ऊपर चला गया, मैं बोलूँगा कि मैं मार्केट कैप को देख रहा हूँ और मैं कंपनी को देख रहा हूँ, मैं स्टॉक को नहीं देख रहा हूँ, मैं बिजनेस को देख रहा हूँ। दो चीज़ें हमारे को चेंज करनी पड़ेंगी इनिशियली, अभी हम स्टार्ट ही करें। एक तो पहली बात भाव को छोड़ना पड़ेगा, दूसरी बात आपको भाव ऊपर चला गया, कंसोलिडेट हो गया, मूविंग एवरेज आ गई, उसको छोड़ना पड़ेगा। मैं दो चीज़ें देख रहा हूँ, नंबर 1 मेरा मार्केट कैप, ठीक है, नंबर 2 मेरा बिजनेस कैसा है। आप कोई ट्रेडर नहीं हैं, आप कोई स्टॉक लेने या बेचने वाले नहीं हैं, आप वो इंसान है जिसने पूरी की पूरी कंपनी खरीदनी है। तो पूरी कंपनी खरीदने के लिए, पूरा धंधा खरीदने के लिए उस माइंडसेट से अगर आप आएंगे तो आप उसको कैसे वैल्यू करेंगे? मैं बोलूं? गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून सर, बोलिए। हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। सर मैं ऐसा देखता हूँ, अगर मेरा कुछ एक्सपर्टाइज है, बिकॉज मेरा जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशनल फील्ड में कौन सा कंपनी काम करते हैं, तो मैं क्या देखता हूँ जो वो कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर कितना नेट प्रॉफिट कर रहा है, उसका कंपनी का गवर्नेंस कैसा है, मतलब फिलोसफी ऑफ द मैनेजमेंट। सेकेंड में देखता हूँ जो उसका कैश फ्लो कैसा हो रहा है, बिकॉज द बिजनेस कैसे कर रहा है, बिजनेस का फ्यूचर प्लान कैसा है, राइट। इसी का ऊपर से हम भरोसा कर सकते हैं। इफ आई इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी, दैट आल्सो द मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉर आल्सो दैट बिजनेस भी ग्रो करेगा, मैनेजमेंट भी पैसा कमाएगा, शेयर होल्डर को भी पैसा देगा, राइट। इसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, मेरा जितना छोटा नॉलेज है। सही है, बिल्कुल सही है सर, ठीक है। तो आप वो लोग हैं जिनको पूरी कंपनी खरीदनी है, ठीक है। अब भाव क्या चल रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, पर पूरी कंपनी कितने में मिलेगी उससे मुझे मतलब है। और एक सबसे बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि पूरी कंपनी अगर मैं ख़रीदने जा रहा हूँ तो मुझे उसमें कमाई कितनी होगी।
ऐसा सवाल, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए जनरली? और अगर मैं पूरी कंपनी खरीद, मानो मैंने पूरी कंपनी, मानो, हाँ, अगर मैंने पूरी कंपनी, मानो कि पूरी कंपनी मेरे को 10 करोड़ रुपए की मिल रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपए का अगर मैं कोई बिजनेस खरीद रहा हूँ आउटराइट, तो वो मुझे सालाना कितना कमा के देगा? 1 करोड़ कमा के देगा, 1.5 करोड़ कमा के देगा, 2 करोड़ कमा के देगा, या 50 लाख कमा के देगा सालाना? दिस शुड बी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं 10 करोड़ का कोई बिजनेस खरीद रहा हूँ और वो मुझे साल का फॉर एग्जांपल 1 करोड़ कमा के देगा, तो मेरा मार्जिन कितना हो गया, मेरी कमाई कितनी हो गई मेरी लागत के हिसाब से? सिंपल, अप टू 10%। 10% हो गई। लेकिन अब वो जो मेरी लागत है 1 करोड़ रुपए की या 10 करोड़ की, जिसके साथ मैंने साल का 1 करोड़ कमाया, तो 10 साल में मेरा पैसा मेरे को मिल जाएगा वापस, राइट? सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई नीड टू आस्क इज, कितना अमाउंट आई एम बीन एबल टू टेक आउट फ्रॉम द बिजनेस? टेक आउट से मेरा मतलब है, मैंने सिंपल बिजनेस की बात करता हूँ मैं, मैन्युफैक्चरिंग ले लो या कोई भी ले लो, सिंपल बिजनेस, मैंने किसी से मटेरियल ख़रीदा, मैंने उसमें कुछ अपने बिजनेस के अंदर उसको कुछ पैकिंग वैकिंग किया, कुछ मशीनिंग किया, किसी को बेचा, उससे पैसे लिए और मेरा काम ख़त्म हो गया। अब 1 करोड़ में अगर मैंने लिया दिया और वो पैसे मेरे 31 मार्च को जब मेरी बुक्स क्लोज हो रही हैं वहाँ से उनसे लेने बकाया रह गए, जो कि अक्सर रहते हैं, राइट? मैं जान करके बहुत स्लो जा रहा हूँ, बहुत बेसिक जा रहा हूँ जान करके, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको नहीं आता होगा, कुछ लोग होंगे जिनको आता होगा, सो प्लीज़ बेयर विद दैट। सो द क्वेश्चन टू आस्क इज, इफ आई एम गेटिंग 10% अर्निंग्स on an investment of 10 crores and it is making me 1 crore per year, how much money can I take out from the business? The only point here is without disturbing the flow of the business. समझ में आया? अगर जो न्यू फ्रेशर्स को अगर आया या नहीं आया, how much money I can take out from the business? The key question to ask. Which is the excess after the working capital? Which is the excess after the working capital, yes, you are right. But another thing is, if my 1 crore earning is, everything is stuck in the working capital, then what is my actual earning? Zero. Because if I am the owner of the business, I am the shareholder of the business, I am doing a trading, I am doing whatever thing, how much money can I take out from the business at the end of 1 year without disturbing the unit volumes which I have been able to conduct in the business? That is the first question to ask. So हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, मुझे पूरा बिजनेस खरीदना है, उसके लिए मुझे कितने पैसे लगेंगे, दैट इज नंबर 1, और मैं इस धंधे में से कितना पैसा साल के एंड में बाहर निकाल सकता हूँ बिना धंधे को डिस्टर्ब करे। बहुत सिंपल चीज़ है। अब इसको हम देखें कैसे। अच्छा, अगर आप मान लो कि आप शेयर होल्डर बनने जा रहे हो, आप कोई बिज़नेस खरीदने जा रहे हो, तो उस बिज़नेस के पास हो सकता है उसने कुछ कर्जा भी लेके रखा हो। होता है, बिजनेसेस कर्जा लेते हैं कुछ भी काम करने के लिए। तो अगर आप 10 करोड़ रुपए का कोई बिज़नेस खरीदने जा रहे हो और उसके ऊपर 1 करोड़ का कर्जा हुआ, तो आपकी नेट वैल्यू, नेट लागत कितने की पड़ेगी? दस करोड़ का मैं कोई बिजनेस खरीदने जा रहा हूँ, 1 करोड़ का कर्जा है उसके ऊपर, नेट लागत कितने की पड़ेगी? 11 करोड़ की। और उसके पास 50 लाख बैंक में अलग से रखा हुआ है एज वर्किंग कैपिटल। अब आपकी नेट लागत कितने की पड़ेगी? 10.5। बिकॉज 1 करोड़ मेरे को बैंक को चुकाना है, 50 लाख बचा है, राइट? सो दिस इज योर पार्ट 1। इसको बोलते हैं एंटरप्राइज वैल्यू। नाम में कोई मतलब नहीं है, नाम को भूलो। एंटरप्राइज वैल्यू इज योर मार्केट कैप प्लस योर डेब्ट, कर्जा, माइनस कैश और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स जो भी है। दिस इज़ योर एंटरप्राइज वैल्यू। ये जो नंबर है ये एक रेशियो है,
5 मिनट के अंदर बिना डीप स्टडी करे, बिना अपना दिमाग ख़राब करे, सिर्फ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी हो कि मेरा बिज़नेस क्या वैल्यूड है, तो पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर मैं पूरा बिज़नेस ख़रीदने जा रहा हूँ तो मुझे उसमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी। इस केस में अगर हम कॉस्ट को चेक करेंगे साथ साथ में, मेरी मार्केट कैप आज की तारीख में कितनी है? अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है या पेपर पेन है तो प्लीज़ इसको लिखिए, क्योंकि अभी तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में भूल जाएंगे। चाहे अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए चाहे गंदी हैंडराइटिंग में लिखिए, उससे मतलब नहीं, आपको समझ आनी चाहिए। 7994 हो गया, सॉरी ये रहा, प्लस इसमें कर्जा कितना है? कर्जा ये है, कितना कर्जा है? 4 CR। इसके पास कैश कितना रखा है? तो इस हिसाब से मेरी एंटरप्राइज वैल्यू क्या बन जाती है? सिंपल है, कोई भी कर सकता है। 7948 minus 52. So which is like 7896. 7992 सर, ये यहाँ पर 7944 था मार्केट कैप, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जस्ट फॉर द 7996 ये होगा। $7946 होगा। 7846 नहीं, दोबारा देखिए, जल्दी एक मिनट 7944 मेरा मार्केट कैप है। म्यूट कर लीजिए, वॉइस वो देखो हो रहा है। 794,994 मेरा मार्केट कैप है, दैट इज़ नंबर 1। 4 करोड़ मेरा डेप्ट है, तो ये हो जाएगा 7998 माइनस 52 करोड़ मेरा क्या है? गलत है, 7994 नहीं है, 7944 है। 7944 है मार्केट कैप। सॉरी 7944 सही। मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ, क्या करूँ, कम दिखता है यार। मेरे से कम बुढ़ा है। चलो जो भी है, अब आपको मतलब लॉजिक आ गया कि करना क्या है। ओके, अब व्हाट इज दिस एबिटा, EV बाय एबिट। एबिट इज बेसिकली आपका मुनाफा, आपके धंधे ने कितना पैसा कमाया। जो हम स्क्रीनर में जाते हैं, जो हम ये प्रॉफिट लॉस देखते हैं, वो होती है ये लाइन। सारे खर्चे निकाल के, वर्किंग कैपिटल का खर्चा निकाल के, लाइट पानी का बिल दे के, सब कुछ कर कुरा के आपके धंधे ने कितना पैसा कमाया। तो अगर मेरा ये नंबर जो भी आ रहा है अगर मानो मेरा ये नंबर 100 आ रहा है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ मानो 10 से, तो मेरा आंसर 10 आ जाएगा। सो दिस चार्ट इज दिस। अब आप ये सोच के बताओ, ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा या जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा? छोटा होता है, क्योंकि मुझे धंधा अपनी कमाई के हिसाब से उतना महंगा या उतना सस्ता मिलेगा। सिंपल। यस। अब अगर मैं इसको, ये बाकी सब चीज़ें हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। अब मैं इसको अपने ये वॉल्यूम सब बढ़ा देता हूँ और इसको मैं सिंपल लाइन बना देता हूँ। अब आप देखिए, ये बिज़नेस जो भी है, अब मैं ये 1 साल में एक ही पॉइंट आएगा, राइट। कहाँ पे बिज़नेस मेरा सस्ता हो रहा था, कहाँ पे बिज़नेस मेरा महंगा हो रहा था। कोशिश मेरी ये रहेगी कि जितना छोटा होगा उतना अच्छा, लेकिन मैं उसको ज़ीरो पे तो लेके नहीं जा सकता।
अगर मैं देखता हूँ यहाँ 1 साल 2 साल ये 3 साल 8 साढ़े 8 और 10 की रेंज में, फिर यहाँ 9 और ये 10 की रेंज में, चलो ये तो पुराना हो गया। अगर मैं पिछले 5 साल का देखता हूँ तो अराउंड 8 टाइम्स टू 10 टाइम्स मोटा मोटा, दैट इज़ मोटा मोटा एस्टिमेट ऑफ दिस बिजनेस बीइंग लिटिल सस्ता, एंड अबाउट 15 times is mota mota that this business is a little expensive. Now expensive does not mean that it cannot get more expensive. Cheap does not mean that it cannot get cannot go more down. This can give us a tentative little idea if my business is expensive or if my business is cheap, depending upon my earnings capability of the business. अभी मैंने कैश फ्लो या किसी चीज़ की कोई बात नहीं करी है, डिपेंडिंग अपॉन माई अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस और कितने का मुझे मिल रहा है। अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जोमैटो लिमिटेड, सॉरी डिटेल ज़्यादा नहीं है, कोई भी आप एक नाम लो, इन्फो एज लेते चलो, इन्फो क्या नाम है इसका, वो इन्फो नौकरी, देखते हैं नौकरी का क्या डेटा आ रहा है। 216 टाइम, 67 टाइम्स, 70 टाइम्स, 54 टाइम्स, 54 टाइम्स, 109 टाइम्स। तो और उसके बावजूद भी ये स्टॉक प्राइस कंटिन्यूस ऊपर 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 ऊपर, और 216 होने के बावजूद भी ये स्टॉक प्राइस ऊपर। ठीक है, एक टाटा स्टील ले लेते हैं या सेल ले लेते हैं, -43 टाइम्स, -26 टाइम्स। इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट कैप तो रहेगी, कर्जा भी रहेगा, कैश भी रहेगा, लेकिन जो आमदनी थी वो लॉस था। -10 टाइम्स, कमाई थी ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा था। और कभी न कभी हमारे जैसे लोग या हम लोग इसको ट्रेड कर रहे होंगे। 43 टाइम्स, 10 टाइम्स, 9 टाइम्स, 8 टाइम्स। अब आप बोलो कि यार ये 43 टाइम्स और यहाँ पर जो मेरा प्राइस था, मोटा मोटा 70-80 रुपये का था, और ये अब 8 टाइम्स है और यहाँ पर मेरा प्राइस लगभग 100 रुपये का है। यहाँ भाव से मतलब नहीं है, यहाँ मार्केट कैप से मतलब है, कितने मार्केट कैप प्लस डेब्ट माइनस कैश में मुझे कंपनी मिल रही है और वो मुझे कितना कमा के दे रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, क्या ये नंबर छोटा अच्छा हो, क्या ये नंबर बड़ा अच्छा हो? क्योंकि हमने इन्फो एज देखा, हम एक वो कंपनी लेते हैं इंडिया मार्ट, ये इंडिया मार्ट 65 टाइम्स, यहाँ पर क्या था 32 टाइम्स। यार एक कंपनी है जो 40 टाइम्स पे सस्टेन नहीं कर पा रही है, वहाँ से प्राइस गिर जाता है। दूसरी कंपनी है जो 60 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स पे होने के बावजूद भी स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाता है। एक रैंडम नाम ले रहा हूँ मैं, 24 टाइम्स, 39 टाइम्स, 27 टाइम्स। ऐसा क्यों? एनी आइडिया, एनी गेस, ऐसा क्यों? सर सेम सेक्टर की कंपनी से कंपेयर करके? नहीं, वो एक किताबी ज्ञान है कि सेम सेक्टर की कंपनी से मैं कंपेयर करूँगा, वो ठीक है, वो आपको पता है, वो अच्छी बात है। ऐसा क्यों? यहाँ मैं कुछ और बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों को लगता होगा ना कि और बढ़ेगा, प्रोजेक्टेड अर्निंग ग्रोथ। नहीं हाँ सर द एंटरप्राइज वैल्यू अर्निंग्स ग्रोथ नहीं, प्रोजेक्टेड नहीं। हाँ, एंटरप्राइज वैल्यू क्या बोल रहे हैं सर? वो जो एंटरप्राइज वैल्यू है, दैट इज एक्चुअली द परसेप्शन ऑफ द मार्केट एज पर द सेल इन फ्यूचर। द सेल विल increase more
along with the enterprise's value. Sir, if That's I got your point. If I tell you that the market keeps very less value to the speculative value, आप जो बात कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में मेरी सेल बढ़ेगी, ये मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए वो मार्केट उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, बिकॉज ईवी के अंदर मार्केट कैप का एक मेजर कंपोनेंट है और मार्केट कैप रोज बदलती है. Yes, and second thing is that if the basically if the company has more of the cash component than the debt component, then the ratio, as per the calculations, if that will not matter much, because main 90-95% is your market cap. That will not matter much. बट यहाँ वो सवाल वो नहीं है. आप जो पॉइंट उठा रहे, दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट. यहाँ सवाल वो नहीं है. यहाँ सवाल ये है कि वाई सम कंपनीज आर एबल टू गेट प्रीमियम वैल्यू. सपोज मैं कल भी एक बात कर रहा था, मैं एक प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ. मेन रोड की प्रॉपर्टी महंगी है. मान लो एक वो हॉस्टल है जिसके अंदर मानो 10 बच्चे रहते हैं या 20 बच्चे रहते हैं. मेन रोड पर प्रॉपर्टी लेने जाता हूँ. द सेलर वांट्स टू सेल द प्रॉपर्टी टू मी फॉर से 2 crore एंड द अर्निंग्स इज से 20 lakhs अ ईयर. 10% की कमाई है. ठीक है. वही प्रॉपर्टी 20 बच्चे की या एक हॉस्टल अगर अंदर गली में होगा तो मुझे 1 crore 10 लाख का मिलेगा. वही उसमें 18 लाख या 20 लाख का उसकी अर्निंग कैपेसिटी है. ऐसा क्यों? मेन रोड की प्रॉपर्टी, लोकेशन वाली प्रॉपर्टी महंगी होती है और अंदर के साइड की प्रॉपर्टी सस्ती होती है. सर कम एंटरप्राइज वैल्यू में ज्यादा प्रॉफिट? नहीं, गलत. मेन रोड वाली ये प्रॉपर्टी में ज्यादा कमाई होता है. अंदर एक बात है, एक बात है कि मेन रोड वाली कमाई प्रॉपर्टी में ज़्यादा कमाई होती है. मैं कह रहा हूँ वो कंपोनेंट भी हटा देते हैं. मानो कमाई आपकी 19-20 हो, फिर भी ऐसा क्यों होता है? फेस वैल्यू. फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू क्या है? स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू क्या है? फ्यूचर का तो मैंने बात ही खत्म करी ना. जो लास्ट पार्टिसिपेंट ने बोला वो फ्यूचर की तो बात ही खत्म होगी ना. वो उसमें हम फ्यूचर में जा ही नहीं रहे. हम तो आज की बात कर रहे हैं. तो फिर परसेप्शन ही है. नहीं है परसेप्शन सर, क्योंकि सब लोग मानते हैं कि फेस वाली जो बाहर है प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू उनसे ज्यादा ही होती है, वो बिकेगी भी ज्यादा में. नहीं डिमांड है नहीं. सर एक्चुअली रेफरेंस वैल्यू और इसके रेफरेंस में ब्रांड वैल्यू. नो सर, उसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है. नो Sir, anything related to free cash flow? No. See, this part session इसलिए क्या? Because it will take some time and it is more of a mental exercise than rather than understanding. More of a mental exercise. How to interpret. So the property, if basically if the property is of without any loan, whether it's नहीं, वो सब नहीं. माई बेसिक क्वेश्चन इज, आप मेरा क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए. टेक योर 1-2 minutes टू थिंक. माई बेसिक क्वेश्चन इज वाई द मार्केट इज गिविंग अ हाई वैल्यू टू सम कंपनीज एंड वाई द मार्केट इज नॉट गिविंग अ हाई वैल्यू टू सम कंपनीज. कहीं तो 200. सबको मेन रोड मिलेगी. हाँ, सबको सर उसका 100% ज्यादा होगा. क्या ज्यादा होगा? सर सेक्टर में उसका जो परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा. नहीं Sir, because of future growth and future profitability. गाइस, फ्यूचर का कुछ भी नहीं है. फ्यूचर पे मत अटकिए, प्रेजेंट में आ जाइए. अर्निंग कंसिस्टेंसी हो सकता है. एक मिनट. अर्निंग कंसिस्टेंसी जो बोला वो एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मेन रोड पे जो प्रॉपर्टी है कल को कुछ होता है तो उस पे करंट आएगा ही आएगा. मतलब एज कंपेयर टू अंदर वाली प्रॉपर्टी. नाइस पॉइंट. यू आर थिंकिंग ऑन द राइट ट्रैक. नाइस पॉइंट. बाकी सबको नो है. ब्रांडेड डिमांड रहेगा ना सर. नहीं. डिमांड बेसिकली मार्केट. So, other than the property, what we are discussing about the enterprise value and the EBIT ratio, that if the company has a business of long-term sustainability
basically over the period of time? सर वो सब चीज़ें हैं बट स्टिल नॉट यू आर नॉट गेटिंग टू द पॉइंट. मैं बताऊं अगर आप लोगों ने थोड़ा ट्राई किया. Management quality can be one of them. See, these are bits and pieces of what the main point is, but you are missing the main point. बिग फिश इन स्मॉल पॉन्ड और स्मॉल फिश इन बिग पॉन्ड. अच्छा ये सब आंसर सुन के पता है मुझे क्या लग रहा है, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे दिमाग में घुस गई हैं कि जो हम बेसिक चीज़ों को भूल गए हैं, क्योंकि सब लोगों ने सब कुछ बोल दिया है, पर जो एक मुद्दे की बात है वो पकड़ में नहीं आ रही है. सर कितना पैसा मिल रहा है? कर्जा नहीं होगा सर उसके ऊपर? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ट्राई करूँगा सर. हाँ करो ना. वहाँ पे हर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी अच्छा होगा ना सर, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब नहीं कुछ का. नहीं, मैं प्रॉपर्टी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप बिजनेस की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का मैंने आपको एग्जांपल दिया. तो सर्विस अच्छा मिलेगा सर वहाँ पे मेन रोड पे? वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस नहीं सर, कितने रोड पे कितने ट्रैफिक जाती है सब देखते हैं. अरे रोड और प्रॉपर्टी को भूल जाओ, मैं एग्जांपल दिया था, बिजनेस पे आ जाओ. सर मार्केट लीडर नहीं सर. बिजनेस क्या बोल रहे थे आप? बिजनेस में क्या क्वेश्चन था आपका? प्रॉपर्टी की वहां पे घुस गई थी. बिजनेस का क्या क्वेश्चन है कि कोई बिजनेस को ज्यादा क्वेश्चन क्यों मिलता है? हाँ सर मोनोपोली. नहीं सर मोनोपोली नहीं नहीं नहीं, सारे आंसर नहीं अभी तक. सर प्रोडक्ट वैल्यू नहीं सर मैं ट्राई करूं. एक मुझे ऐसा लगता है सर कि हेलो बिजनेस यूनिकनेस. नो सर डिपेंड करता है when we are talking about high EV and that is getting sustained continuously. It depends on the kind of business because entry barriers और उसके अंदर में कितना आपका. Sir, you are getting little close. Think a little hard. You are getting little close. Sir, is it the boat? No. It's easy to sell because they're established. No. Okay, good try by everybody. I'll give you very basic simple answer. It is time the company can sustain. नहीं ऐसा कुछ नहीं. It is because of the quality of earnings. Now मोड, सस्टेनेबिलिटी, फ्यूचर अर्निंग्स, डेब्ट कम होना, मैनेजमेंट अच्छा होना नहीं होना, वो सब इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं. इसके आगे पीछे घूमेंगे. इट इज़ बिकॉज ऑफ द quality of earnings. And how do we measure that? How do we measure that? We will learn that. How do we measure that? And we will do it in a very simplistic way on the chart without going into any deep fundamentals. But as again in the initial phase only, I'll give you one hint. You will have to do little bit of reading, not much reading. Little bit of reading. So for now, this is the one thing to understand is enterprise value to EBIT. Lesser the number may be good, might not be good. Higher the number may be bad, might not be bad. Why? Because now the question over here is it depends upon the quality of earnings. That is number one. तो हमको क्या करना पड़ेगा? We are taking this enterprise value to EBIT, but we need one more ingredient in the kitchen to cook our nice delicious food. This is one ingredient. Just to understand that our business is expensive or our business is cheap. Iska another way to use it, you can check across the sector. अब अगर आप इसको अपना ट्रेडिंग व्यू में लगा के एक फंडामेंटल टेम्पलेट बना के ऐसा कर सकते हो. सो GMM फोल्डर के साथ एक HLE क्लास कोड है, उसको देख लेते हैं कि यू कैन चेक इन द सेक्टर. चलो इसमें तो डेटास कम है. लेट्स चेक टाटा स्टील एंड सेल जस्ट फॉर एग्जांपल. तो सर वो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, मैं कोई यहाँ ट्रेड नहीं दे रहा हूँ. नो सी दीज आर माई नंबर्स EV to EBIT. ये टाटा स्टील है, मतलब 9, 6, 16 एंड 8. इसको अगर मैं सेल से या जिंदल स्टील से कंपेयर करता हूँ तो आई कैन डू दिस.
सो 9, 6, 16 एंड 8, मोटा मोटा ये भी 8 है, मोटा मोटा ये भी 8 है. So that means these companies are getting a tentative value from 8 to 9 times, or anything below 8 to 9 times is cheap, anything below 10, 11, 12 times is expensive. Right? Right तो. पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है. 16 times value, it was the COVID low. Right? And 8 times value, we are at high. So that is one very important learning in finance. No number is a particular science. मैंने स्क्रीनर खोल के नंबर देख लिया, मैंने उसका रिजल्ट देख लिया, मैंने EPS देख लिया, कुछ नहीं होने वाला. Until unless we don't know how to interpret the numbers. So एक मेंबर ने बोला था कि हम इंडस्ट्री में चेक करें. हाँ, आप इंडस्ट्री में चेक करो, लेकिन वो भी बहुत अलग अलग डाइवर्स चीज़ें हो सकती हैं. तो अभी के लिए हमारे पास सिर्फ एक इनपुट है कि एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिट मीन्स मुझे पूरा धंधा खरीदना है. पूरा धंधा खरीदने के लिए मुझे कितने पैसे लगेंगे, उसके ऊपर जो कर्जा है वो भी मुझे चुकाना पड़ेगा. जो उसके बैंक में कैश है या म्यूचुअल फंड या जो भी लिक्विड इन्वेस्टमेंट है वो मुझे मिल जाएगा. तो मेरी नेट लागत कितनी है और वो मुझे नेट कमा के कितना दे रहा है. ठीक है. सो अब मैं ये अज्यूम कर लूँ, आप लोगों ने कैपेक्स सेशन किया था जो हमने पहले किया था. अभी आप लोग शायद 60-70 लोग हैं कॉल के अंदर. तो क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि आप लोगों ने कैपेक्स सेशन किया था. अब अगर मान लो, ये 1 मिनट के लिए मान लो कि ये मेरा बिज़नेस है, जो भी बिज़नेस है, मैं नाम पे और प्राइस पे नहीं जा रहा हूँ. अगर आप मान लो कि मेरे बिज़नेस की एंटरप्राइज वैल्यू मान लो 1000 है, एंटरप्राइज वैल्यू, इसमें वो डेब्ट और कैश मैंने एडजस्ट कर दिया, और मेरा जो अर्निंग्स है वो मानो 100 है, तो मेरा जो रेशियो हो गया वो 10 हो गया. ठीक है. अब मार्केट फ्लैट हो जाता है या नहीं चलता है या कंसोलिडेट करता है, मार्केट को तो हम जज नहीं कर सकते. मैंने कैपेक्स किया 1000. कैपेक्स होने से कारण मेरा जो ये अर्निंग्स थी ये होगी 150. अब मेरा रेशियो क्या हो जाएगा? 6.6 or something. 6.6 हो जाएगा. तो अब पहले के कंडीशन से अभी के कंडीशन में क्या मेरी कंपनी महंगी हुई या सस्ती हुई? Cheaper because we have done the capex and नहीं, एक मिनट जल्दीबाजी मत करो. सी दिस इज लेवल 1 थिंकिंग. सी आई कैन, मैं आप लोगों को बार बार घुमा सकता हूँ, जल्दीबाजी मत करो. आपकी कंपनी सस्ती हुई, राइट, बट for this you took suppose you did a capex of 100 crores and you took a 100 crore debt. हाँ, फिर तो जल्दीबाजी नहीं, आपने केवल 6.6 देखा और जल्दीबाजी करके सोच लिया. अगर मैंने डेट लिया और मेरे पास 50 कैश था तो मानो ये 1050 हो गया. अब आपका रेशियो कैलकुलेट करो. सेवन. सोच के बोलना. अब आपकी कंपनी सस्ती हुई या महंगी हुई? जल्दीबाजी मत करना. सस्ती हुई सर. कैसे? सर डायरेक्ट टैक्स से सस्ता और महंगा नहीं होगा, इसमें हमको एबिट भी तो करना है ना सर. नहीं, एबिट रेशियो भी तो निकालना है. नहीं, क्योंकि इसमें अर्निंग इसका कैपेसिटी से बड़ा तो वैल्यू फिर से चेंज होगा. कॉम्प्लिकेशंस में मत जाओ. फाइनेंस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड. आप कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे हो. मेक इट सिंपल, बी सिंपल. सर इसमें जो 1050 आ रहा है ये सिर्फ अर्निंग की. एक मिनट मेरी बात सुनो. अगर मेरी कंपनी 1000 करोड़ की थी, उसमें मैंने कुछ पैसा लगा रखा था, तभी तो वो कंपनी 1000 करोड़ की थी. वो डेब्ट और कैश और जो भी चीज़ें थी. अगर मैंने 100 करोड़ का कैपेक्स किया, राइट, तो पैसा तो और लगाना धंधे के अंदर, चाहे वो डेब्ट हो चाहे वो क्या खुद का पैसा हो. सो आई एम पुटिंग मोर मनी इन द बिजनेस. मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ जो 10 करोड़ की थी, उसके बाद लगा के मैंने उस हॉस्टल के अंदर 2 कमरे और बना दिए.
मेरी लागत लगी, राइट? अगर मेरी लागत उसके अंदर और लगी लेकिन मेरी अर्निंग्स नहीं बढ़ी, सो आइडियली माई एफिशिएंसी हैज़ गॉन डाउन। कमाई करने की मेरी लागत और लगी, बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग ऑन योर रेशियो इज गोइंग डाउन। इसलिए आपको दिख रहा है सस्ती सस्ती सस्ती, और आप बहुत जल्दी इस कंक्लूजन पे आ रहे हो। स्लो डाउन द प्रोसेस, स्लो डाउन द प्रोसेस, स्लो डाउन द प्रोसेस। अगर गलत बोल रहा हूं तो बोलो। मैंने प्रॉपर्टी ली, उसके अंदर मैंने और खर्चा किया, उसको मैंने मेंटेनेंस कराया, तो उसमें मैंने टूट फूट थी, उसको मैंने ठीक कराया, मेरी लागत लगी। सपोज द कैपेक्स वॉज नॉट अ ग्रोथ कैपेक्स, द कैपेक्स डन ओवर ईयर वॉज नॉट अ ग्रोथ कैपेक्स, नाउ व्हाट? And my this earnings which has gone from 100 to 150 was why? Because some portion of my asset which was unusable, now it is usable. Now what? So basically these numbers are delusion. We need to understand these numbers with the help of some other inputs. So don't come to one conclusion कि मैंने एक नंबर देख लिया and this is done. So again I will show you the chart again, just a second. Again, why some companies are able to demand a higher multiple? इसको multiple बोलते हैं, रेशियो बोलो multiple बोलो एक ही बात है। EV to EBIT मल्टीपल या EBITDA मल्टीपल, जो भी आपको यूज़ करना है। एंड वाई सम कंपनीज आर नॉट एबल टू डिमांड अ हायर मल्टीपल? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कोई ज़्यादा हाई फाई टेक्निकल जाकर नहीं, वेरी सिंपल। मेरी कमाई हुई 100 रुपया, ठीक है। इस 100 रुपये के अंदर से मुझे मेरे 40 रुपीज़ तो मेरे वर्किंग कैपिटल में फंसे हुए हैं। 40 रुपीज़ मेरे को क्या करना है? मेंटेनेंस कराना है, एक्सपेंसेस। बाकी बचा मेरे पास 20। तो ये पर ये जो 100 रुपये है ना, ये कंपनी के EPS, मानो कंपनी का EPS हो गया 10। पहले था कंपनी का EPS 8, अभी कंपनी का EPS हो गया 10। वाह, EPS बढ़ गया, स्टॉक प्राइस बढ़ना चाहिए, शेयर भागना चाहिए। लेकिन 40 रुपये तो वर्किंग कैपिटल में फंसा हुआ है। 40 रुपये में मुझे मेंटेनेंस कराना है, या किसी लेबर को एडवांस देना है, किसी कस्टमर से पैसा लेना है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी टीचिंग प्रॉब्लम्स हैं जो मैं केवल EPS देख के कैलकुलेट करके नहीं समझ पाऊँगा। और मुझे समझना भी नहीं, क्योंकि मुझे तो जल्दी लगी, मुझे तो ब्रेकआउट देखना है, मुझे तो मार्केट देखना है। क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, एक्चुअली मेरी अर्निंग यहाँ पर कितनी है? सिर्फ 20 रुपये जो मेरे हाथ में आ रही है। ऐसे कैसे? धंधा तो कमा रहा है, प्रॉफिट लॉस तो बन रहा है, पर मेरी अर्निंग कितनी है? सिर्फ 20 रुपये जो मेरे हाथ में आ रही है। तो मोटी मोटी गणित के हिसाब से चलें, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स क्या है? जो धंधा EV EBIT या EV EBITDA की अच्छी वैल्यूएशन कमांड कर पाता है, ये एक साल का नंबर है, ये 2020 का 2021 का है ये, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू आपको एक नंबर दे रहा है जब आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये नंबर आप वीकली भी कैलकुलेट कर सकते हो या क्वार्टरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसको करने में कोई मुश्किल नहीं है। तो डोंट गो बाय दिस। तो ये ऐसे नहीं कि यहाँ से सीधा यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ भी आया होगा, यहाँ भी आया होगा, यहाँ भी आया होगा, फिर यहाँ आया होगा। अगर आप उसको क्वार्टरली भी कैलकुलेट करना चाहो आप कर सकते हो, या हाफ ईयरली चाहो तो हाफ ईयरली भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। सो दीज कंपनीज आर दोज कंपनीज जहाँ पर मालिक के हाथ में मेजर परसेंटेज ऑफ द कमाई कैश के रूप में उसके हाथ में जाएगी, एंड इट विल नॉट बी स्टक अप इन लेना देना, एंड इट विल नॉट बी स्टक अप इन खर्चा पानी। मेक सेंस? एंड जो ये टाटा स्टील है या
जो भी, मैं नहीं कह रहा टाटा स्टील अच्छा है या बुरा है, वो उस बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है। ये वो बिजनेसेस हैं जहाँ पे वो परसेंटेज ऑफ कमाई शेयर होल्डर के हाथ में, जो कि कंपनी का मालिक है या जो प्रमोटर है या जो भी कंपनी का मालिक है, उसके हाथ में परसेंट। सो मतलब अगर मेरी कमाई मानो 1000 करोड़ है, विच इज़ 100%, सो उस 100% में से कितना परसेंट एक्चुअली कैश साल के एंड में मेरे जेब में आता है, जिसको मैं खाऊँ पीऊँ, चॉकलेट खाऊँ, सॉफ्टी खाऊँ, इंजॉय करूँ, जिससे मेरे धंधे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मुझे धंधा स्टेबल रखना है तो। सो मोर द परसेंटेज ऑफ कमाई विच गोज टू द ओनर्स, मार्केट विल गिव यू हायर multiple. Less the percentage of kamai which goes to the owners, market will give you a lower multiple. So what do you mean by, what is the basic understanding of quality of earnings? Quality of earnings वो जो नंबर दिखाने के लिए अर्निंग तो एक होती है, लेकिन मेरे जेब में कितना आ रहा है भाई। आफ्टर ऑल अगर मैं शेयर होल्डर हूँ या मैं प्रमोटर हूँ या मैं कोई धंधा चला रहा हूँ, साल भर मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ तो चाहिए ना यार, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर ले जाने के लिए, या सिर्फ मैं टाइम पास करता रहूँ। इफ इट मेक सेंस टेल मी, देन आई विल प्रोसीड। सो नाउ यू हैव 4 थिंग्स, नाउ यू हैव 4 थिंग्स। पॉइंट नंबर 1, इज दिस बिजनेस सच अ बिजनेस वेयर द more number of earnings will go to the shareholders or less number of earnings will go to the shareholders? Now if this business is such where less number of earnings will go to the shareholders, then I can make some judgment on these numbers. And if this business is such where more the number of earnings will go to the shareholders, then I can make a sense of the numbers, which may be around 20, 30, 40, 50 कुछ भी। गुरु जी ये वाला एग्जांपल अगर आप स्क्रीनर पे दिखाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी। जस्ट अ सेकंड, मैं स्क्रीन पे आ ही रहा हूँ। सो वी टॉक्ड अबाउट टाटा स्टील। व्हाट आई डिड पिक्ड अप मार्केट कैप ईयर प्लस योर डेब्ट माइनस कैश, ये मेरा ईवी हो गया। Now EV, I think if they are giving or no, I'll just add EV. Yeah, EV. So this is my enterprise value, right? Divided by my earnings. These are my earnings. Now what is the main important point why I am saying that more percentage of earnings will go to the pockets of the shareholders, of the owners, or less percentage will go? It is mainly because of योर बैंक इंटरेस्ट। बिकॉज हमने यहाँ पर क्या किया, धंधे की कोर कमाई, ये मेरे धंधे की कोर कमाई है, बट आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग टिल येट अबाउट हाउ आई हैव फाइनेंस माई बिजनेस। इट इज़ आउट ऑफ माई ओन पॉकेट और इट इज़ आउट ऑफ द बैंक्स पॉकेट और अ मिक्सचर ऑफ टू। इफ इट इज़ आउट ऑफ द बैंक्स पॉकेट, then after getting the core earnings of the business, bank will definitely want its share, and I would be having some expenses to run my business, the machines I need to do repair and maintenance to the machines. Taking out these two things, now this will decide that more amount of earnings will go to the shareholders as cash, or less amount of earnings will go to the shareholders at the end of the year one, of course after paying taxes. So this is one aspect, 2 aspect and 3 aspects. अब वो इंटरेस्ट कॉस्ट डेप्रिसिएशन ज़्यादा है कम है, those are nuts and bolts of the equation जो financial analysis wants to go. Same thing we are doing over here. So कोई भी कंपनी को ट्रेड करने से पहले, कोई भी ब्रेकआउट को लेने से पहले, कोई भी मोमेंटम करने से पहले, अगर मैं सिर्फ इस टेम्पलेट पे एक ये चीज़ उठा के देख लूँ, अगर ये नंबर लोअर साइड के ऊपर सस्टेन्ड है, स्टॉक माइट बी गोइंग अप, स्टॉक माइट बी गोइंग डाउन, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि व्हाट इज़ द टेंटेटिव नंबर्स दिस इमेज इज थ्रोइंग एट मी. Here it is around 8 to 10, 8 to 10, 8 to 10. That means this is such a business where less percentage of the overall earnings is going to the pocket of the shareholders. And if
the numbers are high 20s, 30s, 40s, 50s. That means this is such a business where more percentage of the earnings, whatever the earnings are going through the pocket of the shareholders. Can we get to this conclusion within a few minutes or few seconds just by looking at this without going much into fundamentals, because fundamentals are a very buzzword और सबको डर लगता है कि बहुत पढ़ना पड़ेगा. Does it make sense? हेलो बिजनेस टाइप. हाँ सर यहाँ पे बिजनेस टाइप को भी हमें देखना चाहिए क्या, कि जैसे हम बोल रहे हैं कि शेयर होल्डर्स को कितना पैसा जा रहा है, बट यदि बिजनेस ग्रोइंग है और मुझे लग रहा है कि कैपिटल लगने वाला है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट मनी टू शेयर होल्डर्स में बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा. वो एक चीज़ मैंने आपको बोली ना, अगर हमने कैपेक्स किया है और कैपेक्स करने के बाद मैंने बिजनेस के अंदर और पैसा डाला है, आई हैड गिवन यू दैट ग्लिम्स ऑफ दैट. अभी मैं उस पॉइंट पे आया नहीं हूँ. आई एम गिवन द ग्लिम्स ऑफ दैट. दिस इज जस्ट द फर्स्ट बेसिक पॉइंट कि हाउ कैन आई गेट एटलीस्ट अ वेरी मिनिमल बेसिक आइडिया व्हाट इज द कंपनी valued very expensive or very cheap, or it is fairly valued. Very basic minimum idea without going into any nitty gritties of any calculations or any. सर कई सारे प्रमोटर, हाँ सर कई सारे प्रमोटर्स जैसे सैलरी भी लेते हैं, हाँ. और वो उसको एक्सपेंसेस दिखा देते हैं और लास्ट में तो सर फिर वो अमाउंट कम बचा ना सर, तो ये नंबर्स मैंने सैलरी लावेश जी, सैलरी में क्या होगा, ये जो मेरे एक्सपेंसेस है ना, वो सैलरी इन चीज़ों के अंदर खत्म हो जाएगी. वो यहाँ मैंने सारे खर्चे काटने के बाद नेट क्या बचा. सर प्रमोटर भी तो सैलरी लेते हैं सर वो इसमें आएगा सर, वो एम्प्लॉय कॉस्ट में आ जाएगा. प्रमोटर इज ऑल्सो द एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस, द शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस. प्रमोटर की सैलरी भी इसमें आएगी. ओके सारे खर्चे सब कुछ ठीक है. सर ये समझ में नहीं आया कि हायर द मल्टीपल, व्हाई इज इट गुड फॉर द कंपनी, मतलब हाउ विल मोर मनी कम टू द शेयर होल्डर. See when higher the multiple is, that means simply means more percentage of the total earnings will come to the shareholders. इसका मतलब यही नहीं है कि वो आपके पॉकेट में आ रही है. प्रमोटर चाहेगा उसको गुल कर सकता है, वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है. अगर प्रमोटर आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता रिटेल शेयर के साथ, तो वो उसको गुल कर देगा, वो आप कुछ नहीं कर पाओगे. बट एटलीस्ट हायर द परसेंटेज ऑफ दिस गोइंग टू द शेयर होल्डर्स. एंड आई थिंक यू शुड बी सरप्राइज्ड when the ratio goes up to 37, see what is the point, and when the ratio goes up to 16, see what is the point. You'll be very surprised. And when we get ratios to minus, ये तो चलो लॉस हो गया, and when the ratios go down, अगर मैं ये टाटा स्टील की बात कर रहा हूँ, बिकॉज जनरली ये चार्ट सामने खोला हुआ है, see what is happening. अजीब बात है ना, बहुत अजीब है. अभी बहुत सारी अजीब चीज़ें आएंगी सर. अभी तो हम खाना बनाना शुरू करें. सो द कस्प ऑफ दिस इज क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स. नाउ ड्यूरिंग द पार्ट्स ऑफ दिस सेशन वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स. क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स आपको जब मैंने ये रेशियो पहले स्टार्टिंग में दिखाया था, तो आई थिंक सबका आंसर यही था कि ये रेशियो लोअर द बेटर. और वो इसलिए था कि कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादा अर्निंग जनरेट करने वाला एसेट मैं खरीद पाऊँ. हम लोग यही करना चाहते हैं. ऑब्वियसली बात है ना. अब अगर मैंने उस एसेट के साथ कोई कैपेक्स किया, चाहे वो मेंटेनेंस था चाहे वो ग्रोथ था, तो मैंने उस एसेट के साथ एक एसेट और खड़ा कर दिया, मैंने और खर्चा कर दिया, राइट. तो अब क्या होगा, जब मैंने अपना न्यूमरेटर बढ़ा दिया, जो मेरे मार्केट कैप के अंदर मेरा खर्चा इंक्लूडेड है, मेरा डिनोमिनेटर नहीं बढ़ा, मैंने अपना न्यूमरेटर बढ़ा दिया, तो बेसिकली कंपनी महंगी हो गई. लेकिन होगा क्या, आपको वो नंबर छोटा दिखेगा. जैसे हमने वो 10 और 10.5 का जो एग्जांपल यहाँ देखा था, वो क्यों क्योंकि सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेसेस क्या करेंगे, हम लोग अपने पुराने नंबर के अंदर वो नया नंबर ऐड कर देंगे. वो क्या होता है, एक मिनट देखते हैं.
ये थोड़ी छोटी कंपनी लेते हैं, ये बहुत बड़ी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। छोटी कंपनी, कोई भी छोटी कंपनी का नाम बताओ जो कॉस्मो फिल्म देते हैं। जनरली एक चीज़ बता रहा हूँ, मान लो अभी आपको सबको पता है कैपेक्स होता क्या है। ये 647 करोड़ के मेरे एसेट्स हैं 2016 में। 2017 में मेरे एसेट्स हो गए 989 करोड़ के। तो कितने बढ़ गए, कोई मुझे कैलकुलेट करके बताएगा? जनरली डेटा हो गया सर। नहीं, नंबर सर, डेटा सवाल नहीं, नंबर। हाँ 340%। 342 50%। परसेंट की बात नहीं कर रहा सर, नंबर्स की बात करूँ मैं। ओके 52%। अरे प्रॉपर नंबर। 342। Are you sure? 42. Are you sure? 342. Are you sure? आंसर गलत है? जी सर। नहीं सर, इसमें मेंटेनेंस कैपेक्स जो होगा वो माइनस करना होगा। नहीं, यहाँ मेंटेनेंस कैपेक्स माइनस नहीं होगा। आंसर गलत है सर। CWIP तो फैक्टर करेंगे सर। ये तो CWIP तो जुड़ गया ना इसमें, यहाँ तो अब यहाँ से यहाँ वैल्यू आ गई ना, तो ये इसके अंदर जो था वो जुड़ गया। 647 से मेरी वैल्यू 989 चली जाती है, तो कितना रुपीस कितने करोड़ से बढ़ा? 342। आंसर गलत है। Capitalization of assets. No, capitalization assets nothing has to do with the asset block. Capitalization of assets ये मैंने पहली बार सुना है। Capitalization of interest होता है। डेप्रिसिएशन को भी देना पड़ेगा। हाँ, डेप्रिसिएशन को भी देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन भी तो देना पड़ेगा, वो कहाँ गया? सो दिस is actually 647 minus depreciation plus the new asset, then it is 989. तो ये 647 से 989 पे जाने में जो 342 आपको नंबर आ रहा है ना, उसके पहले एक माइनस नंबर भी है जो आपको यहाँ नहीं दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट नहीं, वो कुछ अलग चीज़ है। मतलब ये जो मेरे एसेट यहाँ 647 के थे, ये कुछ ख़राब भी तो हुए होंगे, कुछ टूटे फूटे भी। मान लो आपके 20 करोड़ के एसेट्स टूटे फूटे 20 करोड़ पे आपके ख़राब हुए, आपने उसको मेंटेनेंस कराएगा, तो 647 माइनस 20, 647 माइनस 20 मेक्स इट 627, जो आपको यहाँ नहीं दिखेगा। नाउ द नंबर इज गोइंग टू 989, सो इट विल बी 362 अगर 20 इज योर वेयर एंड टेयर। डेप्रिसिएशन होता ही है ना कि नहीं होता है? और डेप्रिसिएशन कहाँ से देखोगे? ये आपके एसेट्स हो गए, इसके अंदर ये चीज़ें एसेट्स हैं। अभी लैंड तो डेप्रिशिएट होगा नहीं, बिल्डिंग होगी, ये आपके सारे एसेट्स हो गए। तो डेप्रिसिएशन आप कहाँ से देखोगे? आप जाके बैलेंस शीट में से देखोगे कितना मेरा डेप्रिशिएट हुआ है 2016 में। तो 647 माइनस योर डेप्रिसिएशन, और डेटाबेसेस आपको क्या देंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 647 minus depreciation plus your capex, then your answer should come to 989 and this will not be 342. मैंने पहले भी आपको बोला था जल्दीबाजी आंसर देने में मत करिए, जल्दी में बार बार कंफ्यूजन होगा। नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? हम लोग ये सब यहाँ पर इसको देख क्यों रहे हैं? देख इसलिए रहे हैं कि अगर आपको पता हो कि मेरे को सेल करनी है, ये कोई भी धंधा है, मुझे इसमें सेल करनी है। 2016 में मेरी सेल कितनी है? 1621 करोड़। अगर मैं मेरी सेल को इस एसेट से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या पता चलेगा कि मेरी 1 रुपये की एसेट से या 1 करोड़ की एसेट से कितने करोड़ की सेल हुई? सिंपल करके देखिए कितना आंसर आता है। 1621 डिवाइड बाय 647 सर 2.50। तो ये मान लो कि 1 रुपये की, ऐसे भी मान सकता हूँ ना, 1 रुपये की सेल से मुझे 1 रुपये की एसेट से मुझे 2.5 रुपये की सेल मिलती है, राइट? अब मेरे एसेट्स हो गए 989, वो डेप्रिसिएशन हुआ, वो एक वो चीज़ लर्निंग थी। नाउ व्हाट इज़ माय सेल? चलो यहाँ कम है, 1 मिनट के लिए चलो अभी वो यहाँ कम है। अभी कितना हो गया मेरा? 1587 डिवाइड बाय 989, 1 मिनट के लिए करके देखो कितना हो गया? 1.6।
और पहले 2.5 था और मैंने कैपेक्स किया है। इसका सीधा सीधा मतलब है जो मैंने फैक्ट्री बनाई है वो अभी पूरे प्रोडक्शन में चली नहीं है, उसका पूरा आउटपुट आ नहीं रहा है। अब आप चाहे यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट खोल के देख लो, कंपनी की रिपोर्ट्स में यही लिखा होगा कि कोई लेबर प्रॉब्लम आ गई, कोई टीथिंग प्रॉब्लम आ गई, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया। अभी वो पूरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आया नहीं। मैं बताऊँ यहाँ पर क्या हो गया था, बिना रिपोर्ट को खोले, बिना कंपनी को देखे, मैं बताऊँ? सर बहुत ज्यादा बड़ी फैक्ट्री लगा रही है लेकिन नहीं, यहाँ पता क्या हो गया था, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। नवंबर 2016 में नोटबंदी हो गई थी, तो 2 महीने का प्रोडक्शन मेरा मारा गया, क्योंकि मेरे पास जब लिक्विडिटी ही नहीं थी, कैश नहीं था, तो मैं तनख्वाह क्या देता और काम क्या करता। आया समझ में? हाँ चलिए 1 मिनट के लिए इस सेल को छोड़ देते हैं। अब आप एक काम करो, अब आप ये सेल पकड़ लो 1847 और अब आप इसको डिवाइड करो। अब कितना नंबर आएगा? 1.87। चलो अभी भी वो नंबर नहीं पहुंचा। अब एक काम करो, आप 2019 की सेल को पकड़ लो, सिर्फ सीखने के लिए, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ सीखने के लिए। अब इससे डिवाइड करो। $2157 डिवाइड बाय 989। हाँ अब देखो, हाँ 2.12। अभी भी वो 2.5 का नंबर नहीं आया हमारा। चलो एक काम करो, ये भी नहीं, अब ये सेल ले लो 2285 डिवाइड बाय 989, 2.3। अभी भी वो नंबर नहीं आया। अरे वो 2.5 का नंबर गया कहाँ? यहाँ पर आप 647 करोड़ के एसेट के ऊपर म्यूट कर लेंगे प्लीज, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है पीछे। नीरज जी से आपकी तरफ से आ रहा है। ओके 647 करोड़ के 6 प्लीज म्यूट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। ओके 647 करोड़ की सेल पे मेरा सेल्स था, सॉरी म्यूट कर लेंगे प्लीज, थोड़ा सा डिफिकल्टी है। आई डोंट नो किसका है, पंकज जी सर, हरपाल सर को रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज। अच्छा 647 करोड़ के मेरे एसेट्स पे मेरे 2.5 रुपीज़, मतलब एक के सामने 2.5 रुपये की सेल होती थी। अब मैंने कैपेक्स कर दिया, वाह जी वाह, कैपेक्स हो गया, भागो कैपेक्स कर रही कंपनी अनाउंस कैपेक्स, टेक्सटाइल मिलर्स अनाउंस कैपेक्स, ये भागो, ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो। आने वाले 4 साल तक मैं वो एफिशिएंसी अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। एंड माइंड अस, कॉस्मो फिल्म्स अभी किसी मेंबर ने रैंडमली बोला है और मैंने रैंडमली ये कंपनी खोली है। मेरे को इससे पहले इस कंपनी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। सो वी आर नॉट एबल टू अचीव दैट 2.5 का नंबर, यस और नो, आने वाले 1 2 3 4 5 साल तक। चलो यहाँ तो नोटबंदी होगी, बात खत्म हुई। तो ये काम मैंने अच्छा किया या नहीं अच्छा किया, किसको पता? अगेन यहाँ जो मेरी कैलकुलेशन थी कि अगर मेरा EV 1000 है, 100 मेरा अर्निंग है, 10 मेरा वो नंबर आ रहा है, और यहाँ पर उसी के साथ फिर मैंने उसमें कुछ कैपेक्स कर दिया था। कैपेक्स करने से मेरी जो अर्निंग थी वो 1050 हो गई थी, बिकॉज मैंने 50 रुपये 100 रुपये बैंक से कर्जा लिया, 50 मेरे पास खुद का पड़ा था। ये मेरी अर्निंग्स, ये मार्केट कैप मेरी 1050 हो गई, ये मेरा 150 हो गया, ये नंबर मेरा 7 हो गया, और यहाँ पर मेरी कंपनी सस्ती हो गई। लेकिन ये करने का फ़ायदा क्या हुआ? जब मेरे 600 करोड़ के मेरे एसेट्स थे, मैं 1 रुपये की एसेट पे 2.5 रुपये की सेल कर पा रहा था। आज मेरे 1000 करोड़ के एसेट हैं, चलो डेप्रिसिएशन का हमने एक पॉइंट देखा कि यहाँ डेप्रिसिएशन होता है, 1000 करोड़ के एसेट हैं, आज मैं वो 2.5 रुपये की सेल कर ही नहीं पा रहा हूँ उस 1000 रुपये के एसेट के ऊपर। तो यही केस अगर मेरा यहाँ आता है तो फिर मेरा ये सस्ता होना किस काम का? मैं महंगा ही ठीक था। अगर मैं धंधे की बात कर रहा हूँ तो, अगर मैं चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ तो।
हाँ या नहीं, आप बोलो। और वेरी बेसिकली, वेरी सिंपली, क्या हम में से कोई भी ऐसे कभी सोचता था? ये किसी किताब में नहीं लिखा, किसी बुक में नहीं है, किसी कोई बताता नहीं है। स्क्रीनर सब देखते हैं, फ्री रिसोर्स है, ट्रेडिंग व्यू सब देखते हैं, सारी चीज़ें सबके पास है, लेकिन हमको जल्दी लगी रहती है। तो क्या ख्याल है, ऐसे कोई सोचता था? अब यही इसी थॉट प्रोसेस के साथ अब मैं दोबारा जाके इसी एबिटा बाय ईवी या ईवी बाय एबिटा या जो भी है रेशो, अब मैं इसको दोबारा समझूं, तो अब आपको ये चीज़ें इतनी अटपटी नहीं लगेंगी कंपेयर टू दीज थिंग्स। भूल जाओ, ये इससे मुझे मतलब नहीं है। अब आपको ये चीज़ें इतनी अटपटी नहीं लगेंगी। और शायद यही फ़र्क है, जो टॉप नॉच इन्वेस्टर्स हैं या टॉप नॉच ट्रेडर्स हैं, उनका कैपिटल साल दर साल बढ़ते जाता है, और हम मगजमारी करके सिर फोड़ के बीपी शुगर बढ़ा के वहीं रह जाते हैं। और फिर कहते हैं स्टॉक मार्केट तो एक बहुत बड़ा सट्टा है, इसमें तो बड़े लोगों का हाथ चलता है, बड़े लोगों का खेल चलता है, वी कांट डू एनीथिंग। So does it make sense? The point here is, how do you think? And I would not take you much to screener, that is deep for fundamentals. I will keep you more on the chart only, because everybody is focused on the chart. So think about it, how do you do all these kind of things? So think about it. Now it depends upon business to business. No, again I will repeat, आपके पास अपनी नोटबुक में 2 कॉलम्स या 2 ब्लॉक्स बना लीजिए। ब्लॉक नंबर 1 इज़, क्या मेरे धंधे की मोर परसेंटेज ऑफ अर्निंग शेयर होल्डर को मिलेंगी? यस, then I need to have some sense of my earnings multiple in a different box. और if मेरे धंधे की more percentage of earnings मेरे shareholders को नहीं मिलेंगी, if no, then I need to keep my this set of numbers in a lower box. So if it is good to go, should I continue ahead? सर थोड़ा रिपीट कीजिए, समझ में नहीं आया आपकी बात। मैं हिंदी में बोलता हूँ, सिंपली बोलता हूँ। आपको 2 अपने नोटबुक के अंदर ये इसको लिखिए, और नोटबुक बनाना इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। स्कूल में भी हम बनाते थे, टीचर डांटती थी, मैं तो पढ़ता नहीं था, मैं तो पढ़ाई में 0 था, आज उसका गम है। क्या मेरे धंधे में, जो धंधे में ट्रेड करने जा रहा हूँ, इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, एटलीस्ट एक सिंपल सा ये लाइन देख के, इसको देख के कम से कम मैं इतना तो समझ सकूं कि क्या इसके अंदर ज़्यादा परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स, कमाई का ज़्यादा परसेंटेज मालिक के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो देन मार्केट विल, वो मेरे अज्यूम करने से कुछ नहीं होता। एक आम आदमी एक FII या DII के अज्यूम करने से नहीं होता, वो मुझे मार्केट से पूछना है, मुझे प्रिडिक्ट कुछ नहीं करना है। इस पूरे पार्ट सेशन में आपको प्रिडिक्शन में कुछ नहीं है। फ्यूचर क्या लगता है मुझे नहीं पता, भविष्य में क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पर मुझे ये देखना है कि मार्केट को क्या लगता है। अगर मार्केट को लगता है कि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ अर्निंग्स शेयर होल्डर्स के पास जाएंगी, देन दैट इज़ गुड। कम परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स शेयर होल्डर्स के पास नहीं जाएंगी, देन दैट इज़ नॉट गुड। मैंने बैड नहीं बोला, मैंने लेस गुड बोला या गुड बोला। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ इट with enterprise value to EBIT.
एंड अलग अलग चार्ट्स में अलग अलग बिजनेसेस में आप इस रेशियो को अलग अलग डायरेक्शन में यू कैन प्ले अराउंड विद द नंबर्स एंड ट्राई एंड गेट सम सेंस ऑफ इट. और फिर दिमाग में थोड़ी सी खुजली हुए यार ऐसा क्यों हो रहा है, तब दिमाग बोलेगा नहीं थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. अच्छा, टेकिंग दिस सेम कंसेप्ट अहेड, अभी हमने क्या देखा था कि ये जो अर्निंग्स हैं वो ये लाइन है, जिसके बाद मेजरली मैंने बोला था आपको बैंक का इंटरेस्ट होगा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट होगी और इसकी वजह से वो अर्निंग्स कट जाएंगी और मेंटेनेंस हो जाएगा, बैंक वाला पैसे ले लेगा और वो ज़्यादा अर्निंग्स मेरे जेब में नहीं जाएंगी. यही हमने बात करी थी स्टार्टिंग में. बट लुकिंग एट दिस बिजनेस, दिस रेशियो इज 0. इसका मतलब कंपनी में कर्जा ही नहीं है. I can simply put a debt to equity line on my trading view chart, and not ideally because trader को जल्दी लगी रहती है. Go to see databases or annual report or Skinner and I can get a sense over here. ये ratio 0 होने के बावजूद भी this number is not that high. 8 to 10. So can't I get some sense over here कि यार market is telling me that the quality of the earnings of this business aren't that extremely good. मतलब वो इतनी भी अच्छी नहीं है. मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मार्केट बोल रहा है. और यहाँ पर मार्केट अगर कह रहा है कि चलो ये 7-8 का रेशियो अगर यहाँ 15 हो गया तो ये महंगा हो गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो दिस बिजनेस यहाँ से इसकी तो 10 फीस हो गई. सो अवंती फीड्स मल्टी बैगर मेगा रन मेगा बुल रन और 100 रुपये का शेयर 1000 रुपये हो गया, 10 गुना हो गया, 100 गुना हो गया. मार्केट आपको क्या बोल रहा है? आपके सामने है. क्या इस बिजनेस में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मेरे को इसमें माल खरीदना चाहिए? डिपेंड्स. क्यों डिपेंड्स? अगर मैं माल मानो यहाँ खरीदता है या यहाँ खरीदता है तो अच्छा होता है, लेकिन हम क्या खरीदते हैं माल यहाँ, क्योंकि जब तक वो न्यूज़ हमारे पास आती है तब तक 10-20% का जूस रह जाता है, 25% का जूस रह जाता है, फिर कहानी ख़त्म हो जाती है. अगर मुझे ऐसे बिज़नेस को ख़रीदना है और अगर ये साल में मुझे ट्रेडिंग भी मुझे 1 पॉइंट दे रहा है, तो अगर मैं कुछ मार्केट कैप को हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरे को यहाँ पर 7.84 का रेशो आया, विच इज़ मार्च का जो नंबर है मेरे को यहाँ आया. और अगर मानो कि यहाँ पर मेरा भाव है 150 रुपये जो भी, ये किसी कारणवश मार्केट गिर जाती है तो यहाँ पर मैं मार्केट कैप को कैलकुलेट कर सकता हूँ. बहुत इजी कैलकुलेट करना कि यहाँ मेरी मार्केट कैप कितनी होती है या यहाँ मेरी मार्केट कैप कितनी होती है. 1 सेकंड के लिए अगर मान लो मेरी यहाँ पर चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर मेरा रेशियो 15 है, विच माई दिस इज़ अराउंड 400 और यहाँ मेरा रेशियो 9 है, माई दिस इज़ अराउंड 245. सो doesn't it mean that the valuation of the business is cheap compared to the numbers over here, wherever the numbers are? I am not taking the March number. I can calculate these numbers on my own and make a note in my notebook, maybe every quarter. साल में केवल 4 बार, रोज़ नहीं देखना मेरे को. If the number is 7 or 8 or 9, then that is a cheap number compared to these numbers. And मान लो ये वीकली चार्ट है, I don't want to trade, I am not a weekly chart, मेरे को नहीं पता वीकली चार्ट कैसे चलते हैं. एंड ये चलो स्टॉक मार्केट यहाँ गिर गया, मेरा टेक्निकल ब्रेकआउट्स नहीं आ रहा, सो आई कैन टेक अ टेक्निकल ब्रेकआउट ओवर ईयर और मे बी ईयर, जो भी आपका स्ट्रैटेजी है, मूविंग एवरेज है या जो भी चीज़ आपको यूज़ करनी है, XYZ, not to name anything, because the valuations of my business are cheap compared to the historical average of the business. Depending, but इतना मल्टीबैगर होने के बावजूद भी the market is telling you that the quality of this business, the earnings quality of this business is
not that great. And if it is going at 15 times here and I am taking breakouts over here कि यार सपोर्ट हो गया, कितने ही यहाँ सपोर्ट बने होंगे, कितने ही यहाँ लो आया होगा, कितना ही बाउंस बैक किया होगा, कितने ही यहाँ से ऊपर चला गया होगा डेली चार्ट में, किसको याद है? अब पुरानी बातों की कोई बात भी नहीं करता. और कितने ही हमारे सपोर्ट्स टूट गए होंगे. एग्जाम्पल लेते हैं HEG. मैं जनरल भी खोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कोई मैंने ये स्टॉक्स सोच के रखे हैं कुछ है. नो सी दिस कंपनी 8 टाइम्स यहाँ पर. एंड व्हाट इज़ 8 टाइम्स? 23 टाइम्स, 14 टाइम्स यहाँ था. यहाँ से कुछ ऐसा हो गया कि ये माइनस चला गया, चलो वन ऑफ हो गया. नो 8 टाइम्स, 1 टाइम. बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, राइट? क्या मुझे यहाँ ले लेना चाहिए? -24 टाइम्स. क्या मुझे यहाँ लॉस में तो ऑब्वियसली नहीं लेना चाहिए. क्या मुझे यहाँ ले लेना चाहिए? माइनस ये 49 है, क्या है पता नहीं, 49 है, ये -49 है. और अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 100% श्योर ये मेरा ब्रेकआउट, और यहाँ तो मैंने लिया ही लिया होता, और ट्विटर पे भी डाला होता, और ग्रुप में भी डाला होता, और रॉकेट भी डाला होता कि यार मैंने तो HEG 1700 में ले लिया और 1700 का वो 2400 हो गया, और मेरे तो रिटर्न बन गया 20, 30, 40%, और अच्छी मैंने बातें करी होती और मैं खुदा बन गया होता. इस अनजाने में कि ये मार्केट ने मुझे जूता मार दिया. और जब मार्केट नीचे आना लगेगा तो मैं स्विंग पॉइंट देखूंगा, कुछ भी देखूंगा, और खटाखट अपने जितने भी स्टॉक्स बेचने होंगे ना बेच दूंगा. क्या हम ऐसा ही करते हैं? तो क्यों नहीं मैं सिर्फ एक सिंपल इस चीज़ को देख के, अगर मेरा ये नंबर क्या रहा कि यार मैं लॉस कर रहा हूँ, और फिर क्या मेरे दिमाग में आएगा, यार भविष्य में अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर में अच्छा हो जाएगा. यार मैं अगर इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर्स जिनके पास पूरी एनालिस्ट की टीम होती है, वो भी इंडेक्स को नहीं बीट कर पा रहे, वो भी इतनी टू द पॉइंट एक्यूरेसी से नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे, तो मेरे जैसा एक अकेला इंसान क्या प्रिडिक्ट कर पाएगा? तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कांट आई अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड कांट आई गो विद द सेट ऑफ कंपनीज और विद द सेट ऑफ बिजनेसेस वेयर द पास्ट परफॉर्मेंस इज प्रिटी गुड टू सी. एंड ज़्यादा पैसे हो तो अच्छी बात है, हीरो बनना कोई बुरी बात नहीं, हीरो बनो, ट्रायल करो. और अगर मुझे लगता है कि यार अगर मैं 20 साल का हूँ तो आप हीरो बनो. अगर आपको लगता है आप 40-45 साल के हो और आप इतना रिस्क नहीं लेना चाहते तो थोड़ा सा सस्टेनेबल चलो. लेकिन अगर आप 20 साल के हो और आपको लगता है कि मुझे अच्छा कैपिटल जमा करना है और आगे चल के बड़ा कॉर्पस खड़ा करना है, तो रिस्क मत लो. थोड़ा सा सेंसिबली चलने में कोई बुरा ही नहीं है. मार्केट खुद बोल रहा है आपको. और ये भी जो कंपनी है, इसके अंदर भी डेब्ट का कंपोनेंट ज़्यादा नहीं है. क्या बात कर रहा हूँ यार, लगता है मेरे को नींद आ रही है. दिस इज़ HEG. डेब्ट का कंपोनेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं स्क्रीनर में जाके देखता हूँ तो बोरिंग्स तो 1000 करोड़, 900 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ की बोरिंग्स हैं. तो फिर ये डेब्ट का कंपोनेंट ज़्यादा क्यों नहीं? ये नंबर तो 0.01, 0.01, 0.7 ऐसे चल रहा है. सो व्हाट इज़ द मिसकनेक्ट ओवर हियर? एनी आइडिया, एनीबॉडी? इक्विटी ज़्यादा है ना? हाँ, ये जो डेब्ट है ये आपके इक्विटी के रिलेशन में है. द इक्विटी इज़ दिस नंबर प्लस दिस नंबर, मालिक का पैसा, और ये बैंक का पैसा. यहाँ पर मेरा इक्विटी कितना था? 1000 करोड़, 960 + 40. डेब्ट कितना था? 1027. तो 1:1 से ज़्यादा है. यहाँ मेरा खुद का पैसा कितना है? 3600 करोड़. यहाँ डेब्ट कितना है? 380 करोड़. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंपनी छोटी थी, उसको बढ़ने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, प्लांट एंड इक्विपमेंट बनाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा था. ये वो कर्जे पे कर्जा लेते जा रहा था, और जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ती चली गई, ये कमाई शूट अप कर गई यहाँ पर, तो उसने यहाँ पर ये कर्जे चुका के बाकी का पैसा अपने पास रख लिया.
So this is debt to equity. Again, for the lay person, the number higher the better or lower the better? सोच के बोलना, सोच के बोलना, सोच के बोलना। ये स्टॉक मार्केट है, ये फाइनेंस है, सोच के बोलना। देगा तो फिर हायर होगा, और अगर कैपेक्स नहीं कर रहा होगा तो लोअर होगा। कैपेक्स की मैंने बात नहीं करी यहाँ पर। कैपेक्स कर रहा है नहीं कर रहा है वो सेकेंडरी इशू है। हायर द बेटर, लोअर द बेटर, सोच के बोलना। जल्दबाजी सिखाया जाता है लोअर इज द बेटर। सर लोअर द बेटर काम रहना चाहिए। सर फिर घुमा दूं सबको, मेरे को तो 5 मिनट लगेंगे। सर अगर डेप्ट उठा के अगर ज्यादा कमा पा रहे हैं तो डेप्ट कोई बुराई नहीं। यस, यू आर राइट। अगर डेप्ट उठा के ज्यादा कमा पा रहा हूँ तो डेप्ट में कोई बुराई नहीं है। मानो मेरी डेट मानो 10% में बैंक से मुझे ब्याज मिल रहा है, लेकिन आगे मुझे 50% मिल रहा है कमाई में, तो क्या बुरी है डेप्ट? सो अगेन सब ने वही गलती करी, खटाखट आंसर देने में 1 सेकंड। लोअर द बेटर। अरे सोच तो लो, थोड़ा रुक तो जाओ, स्लो डाउन योर प्रोसेस। सो व्हाट इट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर अर्निंग्स। नीचे वाला जो लाइन था हमने यहाँ पर क्या फोकस किया? व्हाट इट डिपेंड्स अपॉन द अर्निंग्स। व्हाट दिस डिपेंड्स अपॉन द अर्निंग्स। सो ये दोनों चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, ये दिमाग में बिठा लो आप कि ये दोनों चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं। क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स वो क्या है वो बाद में देखेंगे। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पूछो। Sir, when you're saying that debt to equity ratio should be, I mean, if the earning is coming from it, it is good. But why don't we think in the different direction that a company is able to continuously increase its sales and continuously increase its profit through its own fund, like via equity and the reserves. So that is also a very good factor. This indicates that even if it is doing any kind of investment to grow its business, that is the SSGR वो जो आपने बताया था, that also is coming into the picture, right? Taking less debt is very good. Sir, as per the bookish knowledge, lower the better is a good thing. अगर वो अपने खुद के सेल्फ रिजर्व से या सेल्फ के पैसे से कमा पा रहा है, that is also a good thing. But one thing you again missed point over here. I said I did not only say earnings. Earnings माने मुनाफा. I said quality of earnings. There are two things we need to learn: good earnings and bad earnings. अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ विच इज़ अगेन वेरी कन्फ्यूजिंग, बिकॉज अभी हमने वो लास्ट अवंती के चार्ट में देखा था जहाँ पर वो EV/EBITDA वाला नंबर ज़्यादा था, या पता नहीं कौन से चार्ट में देखा था, स्टॉक वाज शायद टाटा स्टील था, वो स्टॉक वाज गोइंग अप, जहाँ नीचे था स्टॉक वाज गोइंग डाउन, विच वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग. अनदर वेरी कन्फ्यूजिंग पॉइंट इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अर्निंग्स, गुड अर्निंग्स एंड बैड अर्निंग्स. Now if there are 2 types of earnings, if you know this then very good. If you don't know this then I'll tell you one very important thing is we look at the EPS. यार रिजल्ट आ गया, ग्रुप में डालो, ये करो, EPS बढ़ गया. लेकिन कभी कभार तो वो EPS बढ़ जाने से स्टॉक प्राइस पागल हो जाता है, लेकिन कभी कभार वो EPS आने के बाद भी स्टॉक प्राइस गिर जाता है. ऐसा होता है कि नहीं होता? कोई भी कंपनी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, कोई भी कंपनी में कभी कभार क्या होता है, रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन उसी टाइम वो स्टॉक प्राइस उल्टा गिर जाता है और हमको समझ में नहीं आता. हाँ कि नहीं? लेकिन क्या 15 मिनट या 20 मिनट के बाद हम उस पर कभी ध्यान देते हैं? नहीं, हम भूल जाते हैं. हाँ कि नहीं? और कितनी बार ऐसा हुआ होगा, आप किसी कंपनी को देख रहे होगा, रिजल्ट आया होगा, किसी ग्रुप में आपको कहीं से अपडेट मिला होगा और वो रिजल्ट आने के बाद तो स्टॉक प्राइस गिर गया होगा, रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा. रोज ही होता है ये चीज, हर कंपनी 90% यही होता है. पर होता क्यों है?
अरे मार्केट मंदा है, वो फेड ने रेट बढ़ा दी, वो बॉन्ड आगे पीछे हो गया, वो किसी को जुकाम हो गया, किसी ने उल्टी कर दी, किसी को गला खराब हो गया, उसकी वजह से होता है। बैड अर्निंग्स सर, गुड अर्निंग्स नहीं होती, बैड अर्निंग्स होती है। पर वो उसको हम कैसे पता करें? हम तो जो आम इंसान है कैसे पता करें व्हाट आर गुड अर्निंग्स एंड व्हाट आर बैड अर्निंग्स? मे बी का डेट ज्यादा होता होगा उस कंपनी में, जितना कमा नहीं पा रहा होगा जितना उसका डेट होगा, तो भी कोई वांदा नहीं, जितना कमा नहीं पा रहा उतना डेट, तो भी कोई वांदा नहीं। क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स। ठीक है, तो आज का यही क्लोज करें। पता नहीं शायद आधा घंटा हो गया बातें करते करते हमारे को, कितना हाँ पूछिए। सर अगर अर्निंग्स उसके कोर ऑपरेशन से नहीं आ रही है और दूसरे इन्वेस्टमेंट से आ रही है तो दैट इज नॉट गुड ना। मैंने बैंक में एफडी करा दी, एफडी का मुझे ब्याज आ रहा है, तो वो तो मेरी कोर कमाई नहीं है ना, वो अच्छी बात नहीं है। दैट इज नॉट गुड। लेकिन रेशियोज में तो फिर वो पॉजिटिव दिखाएगा। हाँ बिल्कुल दिखाएगा। उसको भी तो हमारे को छटनी करनी है। घर में झाड़ू लगाना है तो कोने कोने में जो कचरा वो भी तो निकालना है, सामने का थोड़ी निकालना है, वो भी हमारे को छटनी करनी है। एंड लावेश जी, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जो आपने पकड़ा। आई एम हाईली सरप्राइज, आपने ज़्यादा टाइम नहीं है अब स्टॉक मार्केट में, बट योर माइंड इज़ वर्किंग वेरी शार्प। एंड दिस इज़ कॉल्ड क्लीन सरप्लस अकाउंटिंग, जो लावेश जी ने अभी बोला, where you get only the core earnings, not the other earnings, and then you filter out क्या वो अच्छी है क्या वो खराब है। Sir, what was the name you said, sir? What accounting is it? Surplus accounting. Clean, CLEAN, clean surplus accounting, and there are several books written on this. If you want, I have the PDFs of the books. I can share it with you. Yes. Don't go mad for it. Don't go mad for it. We will briefly touch upon it. हाँ पूछिए सर। सर EV बाय EBIT अगर ज्यादा है तो उसका मतलब है कि मार्केट ये सोच रहा है कि शेयर होल्डर्स के पास में ज्यादा वैल्यू, ज्यादा परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स आएगा। यस। अच्छा, तो मतलब हम लोग को उस समय में अगर हमको बिजनेस को बाय करना है तो हमको उस समय में बाय करना चाहिए, एवरीथिंग अदर रिमेनिंग कांस्टेंट। सर वहाँ पर अगेन पॉइंट आ जाती है, अगर उसकी गुड अर्निंग्स है या बैड अर्निंग्स है। चक्कर क्या है ना, वो मुझे तो खाना बनाना आता नहीं, खाने में ना बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, प्याज टमाटर भी डलता है, सब्जी भी डलती है, बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। अभी ये खाना बनेगा ना, एक इंग्रेडिएंट है, अभी बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, पूरी रेसिपी बनाना सीख रहे हैं हम, अभी एक इंग्रेडिएंट है, जब तक सारी चीज़ें नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा ना। ये एक इंग्रेडिएंट हम लोग सब देख रहे हैं जैसे टाटा स्टील के एग्जांपल में भी देखा कि जब वो वैल्यू कम है, EV EBIT का जो रेशियो है ये कम है, तभी कंपनी का अर्निंग्स और उसका रिजल्ट भी सबसे अच्छा है, मतलब अभी सबसे अच्छी पोजीशन में कंपनी है, लेकिन ये रेशियो सबसे कम है, तो इस समय में मतलब हमको बेच देना चाहिए, ऐसा है क्या? सर डिसीजन आपको लेना है, डिसीजन मैं ले सकता हूँ, मतलब आपको सिर्फ उसका मतलब समझा सकता हूँ। बेच देना चाहिए नहीं बेच देना चाहिए, आई कैन नॉट टेक द डिसीजन फॉर यू। नहीं बेच दे, मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, मतलब कहना है कि उस समय में हमको बिजनेस को स्केप्टिकली देखना चाहिए। हाँ, ये आपको बिजनेस को स्केप्टिकली देखना चाहिए व्हेन योर मल्टीपल इज हाई कंपेयर्ड टू द हिस्टोरिकल पीरियड, एंड व्हेन द मल्टीपल इज लो। हाई तो अच्छा है ना सर, आप बोले हाई अच्छा है सर, डिपेंड्स ना, अरे सर डिपेंड्स ना, यहाँ पर दो चीज़ें आपकी आ जाती है, वन इज योर गुड एंड बैड। अगर वो हाई है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम देखा जब वो हाई था तो वो अच्छा हो गया था, अगर वो हाई है ना, यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, अर्निंग्स गुड है या बैड है, एंड व्हाट इज योर स्पेकुलेटिव मोमेंटम टेलिंग यू अबाउट द मार्केट, और ये दोनों चीज़ें हम इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। ओके सर, ओके ठीक है guys, I will again log the group because आप लोग फिर इतनी सारी चिट चैट हो जाएगी, and it is now becoming impossible for me to answer several questions in several groups now. Sir, I have a question. Yes, please. Sir, how do I apply this concept into index? How do you apply the concept into index? Then you need to go and check all the cumulative earnings of the index, जितनी भी companies हैं। Sir, please can you repeat that please once?
50 कंपनियां हैं निफ्टी के अंदर, 50 की आप अर्निंग्स पूरी ट्रैक करो, सबको जोड़ो, सबको समझो और फिर जाके ये रेशियो अप्लाई करो. But how will you get the enterprise value of the index? Okay, sir. I understood. Okay, thank you. Okay. For that, you need to add the market cap of all the 50 companies minus your cash and plus your debt, all the companies. तो उसके लिए एक्सेल शीट में करना पड़ेगा. हाँ जी, क्या करना पड़ेगा सर? एक्सेल शीट में करना पड़ेगा. एक्सेल शीट में बनाना पड़ेगा सारा. ओके सर. ओके सर. थैंक यू सर. हेलो. यस. हाँ सर, एक क्वेश्चन था. यस. कि अभी हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो EAT अपॉन जो हम लोग ले रहे हैं, आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है. थोड़ा सी आवाज कम आ रही है. क्या बोल रहे हैं? अभी आ रही है सर? हाँ, अभी आ रही है. सर हमको ये नंबर्स तो क्वार्टरली मिलेंगे. हाँ, लेकिन मार्केट कैप पर डे में चेंज होगा. हाँ, होगा ना. तो इन केस अगर पैनिक मार्केट में हम वो नंबर्स जो अर्लियर हिस्टोरिकल नंबर्स हैं जो हमारे पास, अगर उसमें हमको गुड अर्निंग्स दिख रही है और वहां पे हमारे नंबर्स जो है मार्केट कैप नीचे मिल रहे हैं, उस समय में हमको मतलब कंपनी में एंटर करने का चांसेस रहेगा क्वार्टरली अर्निंग्स देखते हुए. वेरी करेक्ट. तो सर एक काम कीजिए, स्क्रीनर पर जाइए, अपना एक ID बना के उसमें लॉग इन कीजिए और जो भी कंपनी ना, आप उसको ऐसे बटन दबा के यहाँ से एक एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें आपको लाइव मार्केट कैप आ जाएगी और लाइव EV आ जाएगी. दैट यू कैन डू. इतना तो होमवर्क आपको खुद को करना पड़ेगा. यस सर, वो तो करेंगे. दैट यू कैन डू. सो यहाँ पर क्या, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये साल में एक ही नंबर है, तो आपको हो सकता है कभी जून जुलाई में भी करके देखना हो तो आप देख सकते हो. दैट यू कैन डू. वेरी गुड पॉइंट. यस सर. चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो ये जो EV ये जो दिखा रहा है आपका EV टू EBITDA जो डिवाइड करके आप दिखाए हो, हाँ, ये एनुअली दिखाता है क्या? क्वार्टरली आता है? एनुअली. ट्रेडिंग व्यू में एनुअली दिखाएगा. नहीं, उसको जैसे कन्वर्ट करना है, क्वार्टरली करना है तो वही तो मैंने बोला, एक्सेल बना लो. वही तो चीज मैंने बोली. एक्सेल में तो क्वार्टरली नंबर्स ही आएंगे ना. एक्सेल में तो क्वार्टरली, इसमें तो डेली नंबर आएगा ना. मार्केट कैप तो आप रोज एक्सेल डाउनलोड करो ना, रोज शाम को डाउनलोड करो, आपको डेली EV मिल जाएगी. पर एबिट जो है वो तो क्वार्टरली आएगा. तो फिर डेली का मतलब क्या है? एबिट तो न्यूमरेटर तो रोज आ जाएगा, डिनोमिनेटर एक बार ही आएगा. तो फिर साल में 4 बार ही करो ना. साल में एक बार क्वार्टरली के समय में ही कर सकते हैं. हाँ, वही साल में 4 बार होगा ना, एक साल में 4 बार. यस सर. एनुअली देखना कि क्वार्टरली देखना, वो आपकी मर्जी. मैंने तो तरीका बता दिया. लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी, कैसे देखना वो आपकी मर्जी. मतलब आपको उसको इंटरप्रिटेशन का तरीका बता दिया. चलिए, थैंक यू. रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ. Thank you, sir. Thank you. Very enriching session. Okay, thank you. Take care.